नेक्स्ट हमें जो देखना है बेटा, दैट इज रिलेटेड टू बोन्स। ठीक है, कार्टिलेज देखे हम लोगों ने, कार्टिलेज कंपैरेटिवली हम कहाँ पे हैं अभी, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये सब कंप्लीट हो गया है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज हो गया कवर। नाउ आज हम क्या देखेंगे, बोन्स और ब्लड को। हम टिश्यू को देख रहे हैं, मतलब टिश्यू के टाइप्स में हम हैं अंदर। तो एकदम पहले तो ये क्लैरिटी रखो कि है कहाँ। तो टिश्यू के टाइप्स में वी आर लुकिंग एट द बोन्स स्टूडेंट। ठीक है, तो कार्टिलेज में हमने बताया था तुम्हें कि एक स्पेसिफिक सेल है कॉन्ड्रोसाइट जो कि सिक्रीज करेगी आपका कार्टिलेज के फॉर्मिंग के लिए जो भी मटेरियल चाहिए, जो वहां ग्राउंड मैट्रिक्स है उन सबको वो बनाएगा एंड वहां पे फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेजनस टिश्यू होगा। ठीक है, सेम वे में ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट अब देखो तुमको अगर किसी को याद हो, मैंने पाइसेस के क्लासिफिकेशन में तुम्हें फिशेस बताते वक्त मैंने बताया था कॉन्ड्रेक्थिस, ओस्टियोक्थिस, याद है टर्म? हम्म, कॉन्ड्रेक्थिस क्या थे, कार्टिलेजनस फिश, एंड ओस्टियोक्थिस क्या थी, बताओ कुछ याद आ रहा है? एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन में ये टर्म यूज हुए थे, कॉन्ड्रेक्थिस एंड ओस्टियोक्थिस। चलो सुनो, वो कॉन्ड्रेक्थिस था कार्टिलेजनस फिश, ओस्टियोक्थिस था बोनी फिशेस। तो उसी कार्टिलेज से, कार्टिलेजनस फिश मतलब कॉन्ड्रो, कॉन्ड्रो से कॉन्ड्रेक्थिस वर्ड आया था, यहाँ पे क्या है कॉन्ड्रोसाइट। तो रिलेट करो। ठीक है, उसी सबसे रिलेटेड था कार्टिलेजनस। एंड अब हम देख रहे हैं बोन, मतलब हार्डर देन कार्टिलेज, हार्डर देन कार्टिलेज। ठीक है, प्लाइबल, प्लाइबिलिटी यहाँ पे कम होगी या एकदम नहीं हो, ना के बराबर होती है। क्लियर बेटा, एक बस मूवमेंट और ज्वाइनिंग चाहिए, वो भी मूवमेंट के लिए आप बोन को बीच में से कहीं से मूव नहीं करा सकते हो। बोन्स के ज्वाइंट, बोन की कैसे लिंकिंग होती है, किस तरीके से कैसे आपका अंगूठा मूव कर रहा है, कैसे आपके नीव मूव कर रहे हैं, ये सब हम लोग देखेंगे स्केलेटल सिस्टम में। अभी बोन्स में देखते हैं, एनसीईआरटी के पॉइंट देख के फिर इमेज से इसको समझ लेंगे। बोन्स हैव हार्ड एंड नॉन प्लाइबल, पहला एमसीक्यू यही है। ठीक है, हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट। अब ये हार्ड बनने के लिए उसके अंदर डिपोजिशन किसका है, कैल्शियम सॉल्ट का डिपोजिशन है। क्लियर, सिंपल सा, यहाँ दो एमसीक्यू हो गया तुम्हारा। एंड कोलेजन फाइबर, अब तुम्हें ध्यान में होगा इलास्टिन फाइबर क्या है, इलास्टिसिटी दे रहा था। कोलेजन फाइबर क्या है, थिकनेस में हाई था, हार्डनेस देगा। जहां पे, जिस जगह पे आपका कोलेजन फाइबर ज्यादा होगा, कोलेजन, ध्यान से सुनना, जहां कोलेजन फाइबर ज्यादा होगा वो फाइब्रस टिश्यू बन जाता है, वो हार्ड टिश्यू बन जाएगा। एंड जहां इलास्टिन फाइबर ज्यादा होगा वो इलास्टिसिटी वाला टिश्यू होगा एंड वो प्लायबल होगा। क्लियर, तो यहाँ पे होते दोनों दोनों जगह है, मैंने ब्लड के अलावा बता दिया सारे कनेक्टिव टिश्यू में आपके कोलेजन फाइबर्स हैं। क्लियर, एंड कोलेजन फाइबर्स विच गिव्स बोन इट्स स्ट्रेंथ। अब ध्यान रखो, यहाँ पे क्या मिला, हार्ड है, नॉन प्लायबल है, ग्राउंड सब्सटेंस इसके किस चीज चीज में रिच है, कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर में। कोलेजन फाइबर एंड कैल्शियम सॉल्ट ये दोनों मिल के बोन की जो एक स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहे हैं, दैट स्ट्रक्चर बिकम स्ट्रॉन्गर देन द कार्टिलेजनस टिश्यू, हार्डर देन द कार्टिलेजनस टिश्यू। इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, उस पर क्या बोलना। बोन सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड ऑर्गन्स। अब ये चीज समझ में आती है तुम लोग को, बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड ऑर्गन। बोन कैसे सपोर्ट कर रहा है, बोन तो खुद ही एक बोनी स्ट्रक्चर है। इट इज जस्ट लाइक कि एक हमने कवरिंग दे दी, जैसे स्कल बॉक्स। स्कल बॉक्स क्या है, ब्रेन की कवरिंग। तो हमें पता है ब्रेन अंदर सॉफ्ट टिश्यू है, दैट स्केलेटन इज नॉट द ब्रेन। स्कल बॉक्स के अंदर ब्रेन है, क्रेनियम याद है, क्रेनिएटा, क्रेनियम तब बताया था मैंने। तो स्कल बॉक्स जो है वो आपके ब्रेन के सॉफ्ट टिश्यू को प्रोटेक्ट कर दिया। नाउ लुक एट योर रिब्स। रिब्स पता है सबको, जो फ्रंट में आपको बोन्स, चेस्ट वाली बोन्स है सारी, दैट इज रिब्स, पूरा एक केज है। अब यू नो कि इसके अंदर ही आपके लंग्स है, इसके अंदर ही आपके हार्ट है। क्लियर, तो बोन्स हमेशा क्या करेंगे, मैक्सिमम जगह पे, मैक्सिमम मतलब आप लिम्स को छोड़ दो, इसके बाद लिम्स प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, लिम्स इज फॉर द मूवमेंट। लिम्स में आप मूवमेंट के लिए यूज कर रहे हो, लिम्स में अंदर बोन है, उसके अंदर कोई सराउंडिंग में उसके, मतलब लिम्स की बोन ने किसी टिश्यू को सराउंड नहीं किया है।
ठीक है। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं अभी, जैसे हम रिबकेस बोले, स्कल बॉक्स बोले, फेशियल स्ट्रक्चर बोले, तुम्हारे फेस पे देखोगे तुम बोन्स हैं, बोनी स्ट्रक्चर है, ये सब क्या है, एक स्केलेटल स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर रहा है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर टिश्यू, जैसे योर बक्कल कैविटी इज प्रोटेक्टेड अंडर द जॉ लाइन प्रोटेक्ट करके रखी है। क्लियर। अब जस्ट एज्यूम कि ये सारा स्केलेटल ही हटा दो तो वी आर लुकिंग लाइक अ, किसकी तरह बन जाएंगे, कोई भी ले लो जिसका स्केलेटल सिस्टम नहीं है। सिंपल आप ऐसे समझो कि हाँ पूरा एकदम जैसे टेंट लगाते हैं ना, टेंट का पूरा पाइपलाइन वगैरह हटा दो तो उस तरीके से हो जाएंगे, अमीबा लाइक, पैरामीशियम लाइक, इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो जस्ट हम जो बता रहे हैं, कहीं पे वो आपके मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं पे वो प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रोटेक्शन के लिए है वो सॉफ्टवेयर टिश्यूज एंड ऑर्गन को कवर किया हुआ है। क्लियर। द बोन सेल्स, अब सेल फिर से आ गया, सेल का नाम याद रहना चाहिए, इसमें टाइप्स भी होते हैं, वो सब हम स्केलेटल सिस्टम में बात करेंगे। ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोब्लास्ट, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कौन क्या सिंथेसाइज करता है, किसकी सिंथेसिस की कमी से, किसकी एक्टिविटी की कमी से कौन सा डिजीज होता है, दैट इज पोर्शन ऑफ मूवमेंट एंड लोकेशन। ओस्टियोसाइट्स, साइटा मीन्स सेल, ओस्टियो मीन्स बोनी स्ट्रक्चर फॉर्म करने वाली सेल। ठीक है, तो ओस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस कॉल्ड लैकुनी, अगेन कैविटी है, लैकुनी में ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होंगे। अब आप तुम अपनी इमेज को देखो, एनसीईआरटी की इमेज, ये इमेज देखो एंड ये इमेज, ये कार्टिलेज का है, दिस वन इज रिलेटेड टू बोन्स। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको इंटरसेलुलर स्पेस मैट्रिक्स कंपैरेटिव टू दिस एक रिजिड दिख रहा है, एक पैटर्न दिख रहा है और बहुत टाइटली वो अटैच्ड हैं। दिस रिजल्ट इन द स्ट्रेंथ ऑफ द बोन्स। ठीक है, बोन्स की स्ट्रेंथ को, बोन्स की हार्डनेस को फॉर्मेशन करेगा। लेकिन जो ओस्टियोसाइट सेल है, अगेन वो कॉन्ड्रियोसाइट सेल की तरह एक कैविटी में होंगी, एंड दैट कैविटी इज सेम लैकुनिक। क्लियर है बच्चा? ठीक। limb bones such as the long bones of the legs serve weight bearing function। अब यू नो कि जो आपकी बोन्स है, जो लिम्स की बोन्स हैं, ये आपकी पूरी बॉडी का वेट ले रही है। आप जब भी खड़े रहते हो, जिस जैसे जॉब स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग इनकी ड्यूरेबिलिटी पे अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो पूरे बॉडी का वेट इन पे है, और ये स्ट्रॉन्ग बोन होती है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। पूरे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग बोन कौन सा होता है? जॉ वाला, जो आपका जॉ लाइन है ना, जॉ लाइन, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। तो लिम्ब बोन्स सच एज द लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग सर्व वेट बियरिंग फंक्शन। अब इसमें क्या मैं बोलूं, वेट बियर कर रहा है क्योंकि वो पूरी बॉडी का वेट उस पे जा रहा है। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल। अब वी नो, पहले मैंने बताया, बताओ क्या होंगे ये, टेंडोन या लिगामेंट? स्केलेटल मसल्स और बोन के बीच में कनेक्शन बनाने वाला कनेक्टिव टिश्यू क्या है? फास्ट टाइप करो बेटा। टेंडोन, टेंडोन बेटा, लिगामेंट नहीं, लिगामेंट बोन टू बोन लिखा मैंने, बी बी, बी बी के बीच में एल, एंड एम और बी के बीच में टेंडोन, याद रखो। स्केलेटल मसल्स, टेंडोन करेक्ट। ठीक है, तो आपको पता है कि जो आपका मूवमेंट हो रहा है, एक तो देखो बेसिक लेक्चर जो मैंने बहुत बड़े बड़े 60 लेक्चर के लिए थे ना, शुरू शुरू में बायोलॉजी के अंदर जब ले गए थे, तभी मैंने कुछ चीजें तुम्हें बताई थी कि व्हाट इज मूवमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। अगर हम एक जगह खड़े खड़े, अभी जैसे मैं तुम्हें पढ़ाते वक्त अपने हैंड मूव कर रही हूँ, तुम भी बैठे होगे कुछ मूवमेंट कर रहे होगे, दैट इज द मूवमेंट। और जब तुम पैर से चलोगे तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, जब आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे लोकेट कर गए तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो आप जो ये मूवमेंट और डिस्प्लेसमेंट का रोल देख रहे हो, सिर्फ बोन नहीं चल रही है, बोन नहीं चल सकती है, बोन इज हार्ड स्ट्रक्चर। उसको मूव कराने के लिए, उसको मूव कराने के लिए आपको कोई स्ट्रक्चर चाहिए जो उसे मूव करा सके। अदर आप जब हाथ हिला रहे हो, अभी सब हाथ हिला के देखो, तो ऐसा नहीं कि तुम्हारी बोन हिल रही है, देयर इज मस्कुलर सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ योर बोन्स। बोन्स हिलेगी तो फिर वो हाँ वो बनते हैं ना हॉरर मूवी वाली, वही वाली बोन्स हिलती हैं अपने आप। ठीक है, तो बाकी जो रियल में बोन्स को मूव कराने के लिए उसमें स्केलेटल मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो bones also interact with the skeletal muscles attached to them to bring about movement। important point है बेटा जी,
छोटी सी क्लास से भी सुनते हुए आए होगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। बोन्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल अलोन फॉर द मूवमेंट, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बोन्स है ही नहीं मूवमेंट के लिए, बोन्स को मूव कराया जा रहा है। इट इज लाइक कि आप उसको एसेसरी टिश्यूज दे रहे हो, कनेक्शन बनाओगे और एसेसरी टिश्यूज के साथ कोऑर्डिनेट कराओगे, और वो टिश्यू क्या है, स्केलेटल मसल के टिश्यू है। स्केलेटल मसल्स, बोन्स, टेंडोन के कनेक्शन से एंड ऑक्सीजन ब्लड की सप्लाई की वजह से वो पूरा रिजल्टेड एक कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करता है। तब आप ये हाथ मूव कर पा रहे हो। आपको लगता है आप तो उठा के हाथ एक थप्पड़ मार दो किसी को, हमारे तो हाथ है भाई, ठीक है, उसके पीछे बहुत सारी मैकेनिज्म चल रही है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बोन मैरो। पढ़ेंगे इसके बारे में 12th में डिटेल में, यहाँ पे अभी सुन लो बस। बोन मैरो इज सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। सिंपली बोन मैरो क्या है, आपका जो जो बर्ड्स का बोन होता है ना, वो कैसी होती है, न्यूमेटिक बोन्स, मतलब उनके अंदर क्या है, न्यूमा मीन्स, न्यूमा मीन्स फास्ट बताओ बेटा, न्यूमा मीन्स एयर, वेरी गुड, ठीक है। तो बर्ड्स की बोन में एयर प्रेजेंट होती है, लाइट वेट देती है उनको, लेकिन ह्यूमंस के या एनिमल्स के लार्जर हायर एनिमल्स के बोन्स में ऐसा नहीं है, यहाँ पे टिश्यूज प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो बड़े बड़े बोन्स जैसे आपके लिम्स के बोन्स हुए, इन सभी जगहों पे क्या है, उन बोन्स के अंदर इंटरनल टिश्यू प्रेजेंट है, उसमें बोन मैरो प्रेजेंट है, ठीक है। एंड बोन मैरो सही से फंक्शन नहीं करती है, तो आपको पूरा ब्लड सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, इसको बोलते हैं बोन मैरो डिप्रेशन, ठीक है। करेंगे उसके बारे में डिटेल में बात। अभी हमें ये जानना है कि बोन्स बोन्स हॉलो बोन नहीं है, बोन्स के अंदर टिश्यू हो सकते हैं, ब्लड की सप्लाई हो सकती है, और कुछ बड़े बड़े बोन्स के अंदर हमारे बोन मैरो भी प्रेजेंट है, विच हैज द कैपेसिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। आपका जो अगला टिश्यू है दैट इज रिलेटेड टू बोन्स। बोन्स का मूवमेंट रिलेटेड टू स्केलेटल टिश्यू, अलग ही पूरा टिश्यू सिस्टम है। तो कनेक्टिव टिश्यू में आप देख रहे हो कि जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के लिगामेंट्स वगैरह थे, उससे अटैचमेंट हो गया बोन्स का। आगे देखो तुम स्केलेटल सिस्टम्स की जो मसल्स है, उससे भी आपका अटैचमेंट हो गया। एंड अनदर कनेक्टिव टिश्यू, जो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, उससे भी इसका अटैचमेंट है। तो आपको ये सब एकदम इमेजिनेशन में ऐसे क्लियर रखना है बेटा कि ऑल द सिस्टम्स आर वर्किंग इन अ वेरी कोऑर्डिनेटेड वे, और इन सब का बॉस है न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जो सारा अपना कंट्रोल इनके प्रोडक्शन पे बना रखा है कि आपकी बॉडी कब कहाँ क्या वर्क कर रही है, ठीक है बच्चा। तो बोन मैरो मार्क कर लेना। अब ये देखो हुआ वाले आ गए, ये तुम्हें दिख रहा है पूरे स्केलेटल सिस्टम है, इनके 3D स्ट्रक्चर, लेफ्ट से राइट से फ्रंट से, इस तरीके से रोटेट करके नंबर ऑफ बोन्स क्या क्या कहाँ पे कैसे है, कुछ तुमने छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा नहीं है, पढ़ेंगे थोड़ा सा। बोन्स वाला पोर्शन बहुत हार्ड नहीं है, जस्ट जो उनके टाइप्स और वेरिएशन ज्वाइंट, ये सारे पोर्शन थोड़े टफ होते हैं, इनको देखेंगे अपन उससे चैप्टर में। लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का। अभी हमें टिश्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बस नाम है, जो जो ऐड होता जा रहा है वो नाम याद रखो। अगेन आई रिपीट, स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर में देखोगे कि एक प्रॉपर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है कंपेयर टू कार्टिलेजनस टिश्यू, ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं हैवर्शियन कैनाल, ये बताएंगे हम, ठीक। जर्मिनेट होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे अरेंजमेंट होता है, कैसे बोन डेवलप होती है। तो सिंपल आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज कॉम्पैक्टली, दिस इज हार्ड, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है कंपेयर टू कार्टिलेजनस टिश्यू। ओस्टियोसाइट्स, मेन सेल, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट। तो अभी बस इतना याद रखना है कि कार्टिलेज से कंपेयर में एक बोन के अंदर हम देख रहे हैं, तो बोन को फॉर्म करने वाली सेल भी उसी के अंदर है, और वो स्पेशलाइज्ड हो रही है, वो फॉर्मेशन कर रही है, वो सिक्रीशन कर रही है फाइबर्स का, टिश्यू का, ग्राउंड मैट्रिक्स का, एंड एज अ रिजल्टेंट हमें वहां पे पूरा का पूरा हार्ट स्ट्रक्चर, जो आउटर से हार्ट है और अंदर उसमें लिविंग टिश्यू प्रेजेंट है, वो फॉर्मेशन दिख रहा है। एंड अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, कोई भी चीज हार्डर है बाहर से तो उसका सिक्रेशन अंदर से ही होगा, ये बहुत बेसिक चीज मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताई है। एक सेल के बाहर सेल वॉल है, तो वो सिंथेसिस उसका प्रोटोप्लास्ट करेगा, इसी तरीके से एक टिश्यू सिस्टम हार्डर हो रहा है बाहर से, तो उसके अंदर लिविंग टिश्यूज होंगे, लिविंग सेल्स का कनेक्शन होगा जो उसकी सिंथेसिस को कर रहे होंगे,
ठीक है बच्चा। फिर बोन डेंसिटी और इसी में कैसे आर्थराइटिस होता है, ये सब हम लोग करेंगे बात। अभी देखो, बोन मैरो को समझने के लिए आप देख रहे हो इसमें पूरी पर्टिकुलर सप्लाई है। दिस इज नॉट कि हार्ड स्ट्रक्चर है बस खत्म हो गई बात। बोन इज अ हार्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। बोन मैरो है, कॉम्पैक्ट बोन है, उसको प्रॉपर सप्लाई दिख रही है। किस तरीके से उसमें पोर है, पोरोसिटी वगैरह को भी स्टडी की जाती है, तो अभी यहाँ पे डिटेल में नहीं बात। सिंपल हमें ध्यान में रखना है, कनेक्टिव टिश्यू में बोन्स का ऑस्टियोसाइट से फॉर्मेशन होगा, लैकुने कैविटी में प्रेजेंट होते हैं ग्राउंड मैट्रिक्स एंड ओस्टियोसाइट्स, कैल्शियम सॉल्ट का डिपोजिशन विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर कंपेयर टू कार्टिलेजनस टफ रिजिड स्ट्रक्चर, ठीक है, जिससे ओवरऑल हमें पूरा एक फ्रेमवर्क मिलता है, बॉडी का एक फ्रेम स्ट्रक्चर मिलता है और सॉफ्ट टिश्यू को कवरिंग मिलती है, सॉफ्ट टिश्यू को प्रोटेक्टिव एक चैम्बर मिलता है एंड मूवमेंट में रोल प्ले करता है। कनेक्टिव वे में, कनेक्टिव टिश्यू में मस्कुलर टिश्यू से भी कनेक्ट होगा, ठीक है। एंड आपका ब्लड की सप्लाई, क्योंकि इसके अंदर भी लिविंग है, जहां लिविंग सेल है उसको सिंपल सा चीज है बेटा कि उसको न्यूट्रिशन चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, और ये सब ट्रांसपोर्ट कराने के लिए वन एंड ओनली कनेक्टिव टिश्यू सिस्टम इज ब्लड। पूरे बॉडी में जो ब्लड जा रहा है वो हर लिविंग सेल तक उसका खाना पीना पहुंचाने की जिम्मेदारी रखता है। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया सर? अब ये एक चार्ट दिया हुआ है कि बोन मैरो से फॉर्म क्या क्या होता है, ये पूरा पढ़ाएंगे हम। ये इम्यून सिस्टम का पोर्शन हो गया, लिम्फ के फॉर्मेशन में कैसे रोल प्ले करते हैं, एंड दिस इज अगेन आपको पूरी ब्लड रिपोर्ट देखनी आएगी सीबीसी की, जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम में ये आपको डिटेल में बता देंगे कि एस्नोफिल क्या है, मोनोसाइट क्या है, न्यूट्रोफिल क्या है, बेसोफिल क्या है, ठीक है बच्चा। तो दिस इज द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ब्लड एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। आरबीसी का फॉर्मेशन, आरबीसी जब फॉर्म होती है तो वो न्यूक्लिएटेड होती है, जब वो मैच्योर होती है तो वो इन्यूक्लिएटेड हो जाती है। क्लियर है? अब नेक्स्ट टिश्यू देखते हैं स्पेशलाइज में, ब्लड। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सिंपल सी बात है, ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू अलोंग विद द लिम्फ। यहाँ पे लिम्फ नहीं मेंशन किया हुआ है, लिम्फ हम पढ़ाएंगे तो मैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखो, ब्लड और लिम्फ दो आपके बॉडी के लिक्विड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ब्लड को ब्लड बोलते हैं जब, तो हम उसमें हमें पता होता है देयर इज अ लिक्विड पोर्शन एंड देयर इज अ सेलुलर पोर्शन, लिक्विड प्लस सेल्स, ठीक है। तो लिक्विड को हम बोलते हैं प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं इनको सारे आपके सेल को, ठीक। अब इनके भी डिटेल्स हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में दिखेंगे। तो हर एक टिश्यू सिस्टम जो मैं तुम्हें बता रही हूँ उससे रिलेटेड आगे आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर रिलेट करना है आपको, वहां पे आपको इनका डिटेल्स पढ़ना है। यहाँ पे आप क्या सिर्फ देख रहे हो कि हाँ इस तरीके के टिश्यू होते हैं। दिस इज जस्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर, एक बेसिक चैप्टर है जिससे आप ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर एंटर करने के बाद यू हैव अ ब्रीफ नॉलेज अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट इन बॉडी, ठीक है बेटा। अभी बहुत सुन रहे होगे प्लाज्मा, प्लाज्मा थेरेपी। व्हाट इज द प्लाज्मा? एक ब्लड से अगर आप आरबीसी को रिमूव कर दो तो जो लिक्विड बचेगा दैट इज द प्लाज्मा। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल जो आपके इम्यून सिस्टम में रोल प्ले कर रही हैं। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स बेसिकली टूटी फूटी सेल्स होती हैं जो आपके ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करती हैं। तो अभी यहाँ पे नाम है, नाम आया है इसलिए थोड़ा सा बस उनके बारे में सुन लिया। आरबीसी जो आपके ऑक्सीजन कैरी करने में रोल प्ले कर रही है, डब्ल्यूबीसी जो आपको प्रोटेक्शन में रोल प्ले कर रही है, प्लेटलेट्स जो आपके ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले कर रही है, एंड प्लाज्मा, प्लाज्मा इज द मीडियम, medium in which all the cells are present and which medium follow the flow, मतलब flow of the blood is responsive is due to the plasma, ठीक है। हम इसके बारे में डिटेल्स में करेंगे बात। इट इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। समझ में आ गया? जो सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सारे आप ऑर्गन सिस्टम को आप सोच के देखो एक बार। रेस्पिरेशन, क्या कह रहे हो मैम? प्लेटलेट्स क्या करते हैं? प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग 90%। ब्लड क्लॉटिंग बेटा जैसे आपको चोट लगी ना,
ब्लड आपकी स्किन डैमेज हुई तो वहां पे आप देखते हो धीरे धीरे वो वहां से खून का बहना रुक जाता है। क्यों? वहां पे नेचुरल क्लॉटिंग होती है, उसमें प्लेटलेट्स रोल प्ले करते हैं। सबके फंक्शन आपको देखना है, डिटेल में सभी देखना है। क्या कह रही थी विदुला? 90% वाटर एंड 10% प्लाज्मा इन ब्लड। प्लाज्मा इज द कंपोनेंट ऑफ वाटर बेटा, प्लाज्मा और वाटर को आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, सीरम बनता है, करेंगे हम लोग, इनसे बात करेंगे डिस्कस। इट इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस रिलेट करो, जैसे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया तो ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करेगा। क्लियर? ध्यान से सुनना। एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो आपका ब्लड का ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है किडनी में। तो ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट, हर सेल के मेटाबॉलिक वेस्ट है। क्लियर? हर सेल के वेस्ट प्रोडक्ट मतलब आप अमोनिया प्रोडक्ट, एक सिंपल सी चीज सुनो, जो डीएमिनेशन का प्रोसेस हो रहा है उससे अमोनिया बनती है, और अमोनिया जो रिलीज हो रही है उसको हमें बॉडी से, वो टॉक्सिक है बॉडी के लिए। क्लियर? तो उसको यूरिया में कन्वर्ट करके एक्सक्रीटरा में, एक्सक्रीटरी मटेरियल में हम रिलीज करते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट, अब वेस्ट प्रोडक्ट हर एक सेल टिश्यू से कैसे आ रहा है? वाया द ब्लड, देन इट ट्रांसपोर्ट टू किडनी। ठीक है, एंड इन किडनी इट अंडरगोस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से जो भी सॉल्ट आप नीडेड पोर्शन इसमें आ जाएगा वो वापस बॉडी को चला जाएगा, दैट इज एब्जॉर्प्शन। एंड बाकी आपका एक्सक्रीटरी में आ जाएगा, यूरिन का फॉर्मेशन आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया भाई ब्लड का। ब्लड ही नहीं आएगा तो ये वेस्ट मटेरियल किडनी तक नहीं पहुंचेगा। ऑक्सीजन, CO2, ब्लड नहीं होगा तो हर एक टिश्यू सिस्टम तक, हर एक ऑर्गन के टिश्यू सेल तक ऑक्सीजन नहीं सप्लाई होगा। इम्यून सेल्स नहीं बन पाएंगे, इम्यून सेल की सप्लाई नहीं मेंटेन हो पाएगी। हार्मोन अभी देखा आपने, एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला कैपिलरी में हार्मोन डिसॉल्व हो रहा है, तो आप एंडोक्राइन सिस्टम को भी समझ लो। आपका नर्वस सिस्टम को भी तो सेम चीज है भाई, वो लिविंग सेल तो है, उसको भी ऑक्सीजन न्यूट्रिशन चाहिए, तो ब्लड से कनेक्शन। मीन्स ब्लड इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यू जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, नॉन स्टॉप सर्कुलेशन करेगा आपके फीटल स्टेज से लेके आपके डेथ तक, वो पूरा कंटिन्यू। जब एक बच्चे का हार्ट एक पहले महीने में बन जाता है, मतलब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, सेकेंड मंथ तक समझ लो ऐसे, तो जब उसकी हार्ट बीट और हार्ट फंक्शन करने लगता है तो सबसे पहले हार्ट क्यों बना उसका? क्योंकि उसको कराना है, सर्कुलेशन कराना है। ठीक है, अब हम ज्यादा या नहीं बोलेंगे, वरना अपना क्लास तो वैसे भी थोड़ा सा करेंगे इन सब की बातें, जहां जहां जो पोर्शन आएगा वहां पे बात करेंगे। इट इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। अब इस वेरियस सब्सटेंस को तुम्हें ध्यान में रखना है। ठीक बच्चा? टॉक्सिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं, हेल्पफुल सब्सटेंस भी हो सकते हैं, एंटीबॉडी भी हो सकते हैं, बॉडी के अंदर एंटीजन आया है तो वो भी इसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, हार्मोन है वो भी इसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ब्रैकेट में वेरियस सब्सटेंस को लिख लो। ठीक है, जितना तुम्हें ध्यान में आए थोड़ा सा यहीं पे एनसीईआरटी में लिख लोगे तो तुम्हें रिलेट रहेगा। ऑल्दो यू नो कि ब्लड सिस्टम पढ़ना है, वहां पे तुम्हें पता ही चलेगा ग्लूकोज की कमी से क्या हो रहा है, ये वो सारी चीजें जब रिलेट करोगे। ठीक है, यू विल लर्न मोर अबाउट द ब्लड इन चैप्टर 17 एंड 18। तो अब वहीं पे बात करेंगे, इसने भी बोल दिया मैम बोलो कम, आगे बढ़ो। ठीक है, तो ब्लड में हम देख रहे हैं, एक जनरल सी चीज समझ लो कि आरबीसी जो है दैट इज द 45% एंड लिक्विड पोर्शन इज 55%। करेंगे इनके भी बारे में आगे बात। ठीक, तो हमें पता है ये एक हमारी पाइपलाइन हो गई, ब्लड वेसल्स हो गए, इसके देखो टिश्यूज, देखो ये देखो, ये स्मूथ, अभी आएंगे मसल्स पे तो बताते हैं। ये टैपरिंग एंड वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये स्मूथ मसल्स होंगे। ये आपकी स्क्वैमस एपिथेलियम है, एक सिंगल लेयर की एपिथेलियम लिख रही है, लंबी लंबी टाइल्स। ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम, ताकि ट्रांसपोर्टेशन मेंटेन रहे। तो मीन्स आपको कुछ कुछ चीजें अभी समझ में आनी चाहिए कि जो ये ब्लड आपका फ्लो कर रहा है इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं, सेल्स हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ठीक है, एंटीबॉडी, एंटीजन, प्ले और भी कई प्रोटीन वगैरह हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एक चलता रहेगा, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, दीज आर द सेल्स, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ठीक है, अब अगेन आपको बिना स्लाइड देखे तो आगे बढ़ना नहीं है, ये आपके रियल स्लाइड है जो स्मीयर, ब्लड स्मीयर बना के हम टेस्ट करते हैं, काउंटिंग वगैरह देखते हैं, लैब टेस्ट होता है।
उसमें ब्लड का सैंपल या एक बूंद ब्लड से आप बहुत चीजें निकाल सकते हो, ब्लड ग्रुप से लेके कंपोनेंट तक सारी चीजों की कई चीजें एनालिसिस हो जाती है। ठीक है, अब एक बूंद का मतलब एक बूंद ही नहीं, सैंपल लेना पड़ता है थोड़ा, तो वैसा ही ना। तो यहाँ पे तो आपका खत्म हो गया बेटा जी, क्या, सारे कनेक्टिव टिश्यू सिस्टम। तो एक बार हम जनरल समरी बोल देते हैं, समरी में ध्यान में रखो, कनेक्टिव टिश्यू का फ्लो चार्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सिंपल सी चीज है, एक एक फ्लो में आगे आते हैं। कनेक्टिव टिश्यू मीन्स जो कनेक्शन बनाएंगे डिफरेंट सिस्टम के बीच में, डिफरेंट अनदर टिश्यूज के बीच में कनेक्शन मेंटेन करेंगे, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। थ्री टाइप्स ऑफ मेनली, लूज, डेंस, स्पेशलाइज्ड। जो लूजली अरेंज्ड हो आपस में दैट इज लूज, जो डेंसली अरेंज्ड होंगे दैट इज डेंस, एंड स्पेशलाइज जो बहुत स्पेसिफिक फंक्शन कर सकते हैं। आई सेड यू अर्लियर कि यहाँ से आप किसी को भी, बोन्स को भी आप ला सकते हो, मतलब यहाँ से आप टेंडॉन्स को भी ला सकते हो स्पेशलाइज्ड में। जब आप उनकी स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंग बात करते हो तो लिगामेंट को भी आप ला सकते हो स्पेशलाइज्ड। ठीक, आपके लेवल की वो चीज नहीं है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है, लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज। लूज में आपने देखा कनेक्टिव टिश्यू क्या है, मेनली एक्सेप्ट ब्लड लिम्फ, इनको छोड़ के बाकी सारे कनेक्टिव टिश्यू जो है वो आपके कोलेजन फाइबर से बने हुए हैं, इलास्टिन फाइबर से बने हुए हैं। इन फाइबर्स का कंपोजिशन ही डिसाइड कर रहा है, और मैट्रिक्स, ब्राउन मैट्रिक्स, वो डिसाइड कर रहे हैं कि इट विल बी लूज और इट विल बी टेंस। ठीक है बेटा, तो जब ये कंसंट्रेशन में कम है, फैले हुए हैं, ग्राउंड मैट्रिक्स सब्सटेंस ज्यादा है, देन इट बिकम लूज। लूज में हमने एग्जांपल देखा, एरियोलर, एडिपोज, रेटिकुलर आपके उसमें सिलेबस में नहीं है। रेटिकुलर आप ऐसे समझो कि जैसे हम लीवर का एग्जांपल दें, तो लीवर के सराउंडिंग में जो लीवर को अटैच करके रखेगा कैविटी से, उसमें एक टिश्यू बहुत है, रेटिकुलेट, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना के उसको अटैच रखेगा, दैट इज रेटिकुलर टिश्यू। तो इस तरीके के टिश्यू होते हैं। एडिपोज, एरियोलर, एरियोलर बीनेथ स्किन, एडिपोज भी बीनेथ स्किन रखना है लेकिन फॉर द डिपोजिशन ऑफ फैट। और एरियोलर कैसा रहेगा, आपकी जो एपिथेलियम लेयर है, जो ब्लड टिश्यूज हैं कैपिलरी, उनके बीच में जो कनेक्शन बनाएगा दैट इज द एरियोलर टिश्यू। ठीक है, सप्लाई को मेंटेन रखेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन को वहां पे डेवलप करके वहां पे जोड़े रखेगा, दैट ऑल आर द एरियोलर टिश्यू, बट लूज होंगे। एडिपोज लूज होंगे मतलब इलास्टिसिटी होगी, फ्रेजाइल होंगे, सॉफ्ट होंगे, इस तरीके से आप चीजों को ध्यान में रखें। एडिपोज फॉर द डिपोजिशन ऑफ फैट। देन डेंस में आते हैं, डेंस में हम देख रहे हैं, डेंस मतलब कनेक्टिव टिश्यू तो है, इसमें आपके कोलेजन और इलास्टिन तो मेनली प्रेजेंट ही होंगे, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि जो कोलेजन और इलास्टिन या अदर फाइबर, अदर सेल्स प्रेजेंट है, ग्राउंड मैट्रिक्स प्रेजेंट है, वो क्या किसी रेगुलर पैटर्न में, डेंस तो है क्योंकि इनसे कंसेंट्रेशन में ज्यादा है। ठीक है, डेंस है, नाउ डेंस में क्या वो एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं? अगर यहाँ पे मास्ट सेल है तो मास्ट सेल ऐसे ऐसे ही अरेंज है एक पर्टिकुलर लेयर में, फिर आपकी फाइब्रोब्लास्ट है तो वो भी ऐसे अरेंज है, इस तरीके से फिर कोलेजन फाइबर अरेंज है, इलास्टिन फाइबर अरेंज है, एक पैटर्न को फॉलो करेंगे तो दैट विल बिकम अ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसके एग्जांपल हो जाते हैं आपके टेंडोन एंड लिगामेंट। ठीक है बेटा, एंड डेंस इरेगुलर, अगेन वो बिनीथ द स्किन वाले पोर्शन में आ जाते हैं, एरियोलर टिश्यू के साथ कनेक्शन बना के रहते हैं, उनको बोल देते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिनका कोई भी पैटर्न नहीं होता है, सेल कहीं भी प्रेजेंट हो सकती है, फाइबर कहीं भी मूव हो सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज इंपॉर्टेंट जो आपकी थ्योरी में नहीं आई, दैट इज इंपॉर्टेंट, व्हाइट फाइब्रस, जो फाइब्रस होगा वो मोर हार्ड होगा कंपैरेटिव। हार्ड का मतलब ये नहीं कि इसको बोन बना देना, जिस रिस्पेक्ट में हम बात करें उसी रिस्पेक्ट में समझो। तो टेंडोन एंड लिगामेंट में ज्यादा डेंस और ज्यादा हार्ड कौन होगा, जिसमें फाइबर प्रेजेंट है, फाइबर मीन्स कोलेजन ज्यादा, समझना बच्चा एकदम, कोलेजन हायर क्वांटिटी में है तो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बन जाएंगे। इलास्टिक फाइबर हायर क्वांटिटी में है तो येलो इलास्टिक फाइब्रस, येलो इलास्टिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बन जाएंगे। इज इट क्लियर?
थिन मतलब थिन वाले बनेंगे, तो थिन वाले में आ जाता है आपका लिगामेंट एंड व्हाइट वाले में आ जाता है आपका टेंडन। इज इट क्लियर? देन स्पेशलाइज में आ जाते हैं। स्पेशलाइज में जो फ्रेमवर्क को फॉर्म करने के लिए आपको चाहिए अर्ली, दैट इज बोन, जो सॉफ्ट होगा वो होगा कार्टिलेज, जो सप्लाई को मेंटेन कर रहा है दैट इज ब्लड। ठीक है, फिर बोन की लोकेशन, बोन की फंक्शन के अकॉर्डिंग है कि बोन कॉम्पैक्ट भी हो सकती है, स्पॉन्जी भी हो सकती है, ये आगे बात करेंगे। अगेन बोन की डेंसिटी से डिसाइड होगी कि व्हाट कैटेगरी, इज इट कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी। ठीक है, कार्टिलेज में हमने बात किया हाइलिन, फाइब्रस एंड इलास्टिक। ड्यूरेबिलिटी, जो कितनी कितनी सॉफ्ट है उसके बेसिस पे हम देख रहे हैं कि कार्टिलेज टिश्यू भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक बच्चा? हम्म, किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है? ओके, वेरी गुड। तो इनको सबको रिवाइज करते रहना। नाउ मसल टिश्यू का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और लेक्चर ओवर हो जाएगा तो रिजवाइन मत करना। मसल टिश्यू, यू नो, अभी हमने एक स्केलेटल मसल का एग्जांपल आ गया था बोन्स के कनेक्शन को बनाने के लिए। ठीक है, इस बोन के मूवमेंट के लिए दैट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट। अब जब तुम हाथ अपना मूव कर रहे हो, यू नो, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, देखो एक इमेज दिखाती हूँ। ठीक है, ये बाइसेप, ट्राइसेप। तो जब आप हैंड मूव कर रहे हो तो ट्राइसेप नीचे के साइड में है, ट्राइसेप रिलैक्स है। जब आप फोल्ड करते हो उसको तो बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। मतलब जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ट्राइसेप रिलैक्स है, जब आप बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट रखे हो तो ट्राइसेप रिलैक्स है। जब बाइसेप, हाथ खोल दिया आपने और बाइसेप को रिलैक्स कर दिया, देन आपका ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। और ये बाइसेप और ट्राइसेप का कॉन्ट्रैक्शन ही है जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये देखो, ये अटैच्ड है, यहाँ से टेंडोन से अटैच्ड है, ये इधर अटैच्ड है, बोन से अटैच्ड है ये। तो ये जब मूव कर रहे हैं तभी आपका हैंड मूव कर रहा है। इज इट क्लियर? मतलब कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन की फिनोमिना जब होती है तभी एक बोन मूव कर रहा है। तो दैट इज द अबाउट द स्केलेटल मसल। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मसल टिश्यू, देन वी टॉक अबाउट द कंप्लीट मस्कुलेचर ऑफ बॉडी। स्केलेटन, आप ध्यान रखो, छोटी सी चीज है ये भी, शायद कभी नोटिस किए हो या नहीं। स्केलेटन फॉर द फ्रेमवर्क, ठीक है, स्केलेटन फॉर द फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी एंड मसल फॉर द टोनोसिटी ऑफ बॉडी। मसल जो है वो आपकी टोनोसिटी को बनाती है कि आपकी बॉडी कैसी है। ठीक है, देखने में आप कैसे, मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरीके का है। क्लियर? मसल्स को बढ़ाया घटाया जा सकता है, बोन्स को बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है। स्केलेटन सिस्टम इज अ फ्री फिक्स्ड फ्रेमवर्क एंड दैट टोनोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द मसल। फिर आपका आउटर एक स्किन आता है, स्किन को फॉर्मेशन के लिए अगेन जीन के कॉम्बिनेशन है कि स्किन का कलर कैसा होगा, कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन आप जो ओवरऑल एक बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हो, दैट रिजल्ट बाय द स्केलेटल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। ठीक है बच्चा, तो स्केलेटल टिश्यू फ्रेमवर्क बनाता है एंड मस्कुलर टिश्यू उस फ्रेम के ऊपर एक, जैसे कहें कि हमने स्ट्रक्चर फ्रेम कर दिया। ठीक है, उसको कितना मोटा कितना पतला होना है, किस तरीके का होगा, दैट डिसाइडेड बाय द मसल टिश्यू। तो ईच मसल इज मेड ऑफ मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल एरेज। एरेज मींस लाइंस। ठीक है, पैरेलल एरेज में होंगे। These fibers are composed of numerous fine fibrils called myofibril। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। क्लियर? अब हम तुम्हें यहाँ से रहने देते हैं थोड़ा, कि मायोफाइब्रिल समझने के लिए देखो, मैं थोड़ा ये वाला स्ट्रक्चर जब हम लोग पढ़ेंगे इट विल टेक 15 मिनट, तो आज इसको नहीं करते हैं, जस्ट टाइप्स को देख ले। ठीक है, ओवरऑल हम बॉडी में जो ध्यान रखें कि बॉडी में जो मसल्स के टाइप्स हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स। अब ये भी छोटी क्लास में पढ़ रखा है। स्मूथ मसल्स जो इनवॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनका मूवमेंट हम नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, हमारा नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। क्लियर? तो स्मूथ मसल्स कैसे हो गई? जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट करेंगी और जिनका कंट्रोल, जैसे अगर आपने फूड इनगल्फ किया तो वो फूड आप नहीं रोक सकते हो कि भाई वो बक्कल कैविटी के नीचे ना जाए। ठीक,
इंटेंशनली तुम थोड़ी देर तक अपने मुंह में खाना रोक सकते हो, लेकिन वो एसोफेगस तक गया तो फिर तुम नहीं कर सकते बेटा कि वो नीचे न जाए। वो अपने पेरिस्टालसिस मूवमेंट से, वहां जो मस्कुलर मूवमेंट एसोफेगस की है उसके थ्रू वो मूव कर रहा है। यू डोंट नो अबाउट कि स्टमक के मूवमेंट को बंद करा दें, वो भी क्या कर रहे हैं, स्मूथ मसल्स वहां पे हैं। फिर इंटेस्टाइन में फूड जब डाइजेस्ट हुआ है, डाइजेशन चला है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में वो फीकस में कन्वर्ट हो रहा है, देन ऑल्सो दैट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, उसको नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, तो वो कैसे हो गई, इनवॉलेंट्री। कार्डियक मसल, जो हार्ट की मसल है, एक स्पेसिफिक मसल जो हार्ट से रिलेटेड है, दैट इज कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल हमने बता ही दिया, जो आपके स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड होंगे। तो बॉडी में सबसे ज्यादा कार्डियक मसल्स सबसे कम है, एंड स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल सबसे ज्यादा है, एंड देन ऑर्गन के पास पास में ऑर्गन के फंक्शंस के लिए स्मूथ मसल्स हैं। ठीक है बच्चा, आप ध्यान में रखो, स्मूथ मसल्स जो है इनके